हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज में जो गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें जो टेस्ट सीरीज नंबर 17 हुआ था उसका फर्स्ट पार्ट हमने वीडियो अपलोड कर दिया था कल। आज सेकंड पार्ट अपलोड हो जाएगा और आज 16 नंबर से लेकर के 30 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, जिसमें कि फिजिक्स के क्वेश्चंस जो हैं प्यारे बच्चों, जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं उसमें पूरे मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, शंट, मल्टीप्लायर, ट्रांसफार्मर, मैग्नेटिज्म, सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। तो आज भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है प्यारे बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्ट 2 है 17 नंबर टेस्ट का, पार्ट नंबर 2 है ना। 16 नंबर क्वेश्चन से इसको मिलेगा और जो बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इस क्वेश्चन सामने आ जा रहा है और एकदम डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। और क्वेश्चन सामने आ रहा है तो उसको आप देखिए, उसको सॉल्व कीजिए, सोल्यूशन ना आवे तो आप सोल्यूशन देखिए, बहुत ही ज्यादा इससे बेनिफिट आपको मिलेगा। और इसी बात पे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जैसे वीडियो अपलोड हो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए बच्चे तुरंत स्टार्ट करते हैं हम लोग सोल्यूशन इसका। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें आप स्पष्ट देखिए ये ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है। और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर है ना, शंट, मल्टीप्लायर, गैल्वेमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, ये सब डिवाइसेस में हम लोग पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, देख रहे हो प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न है N1 इज इक्वल टू 140 है प्राइमरी टर्न। और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ जो टर्न है N2 ये कितना है प्यारे बच्चों 280 ये है। इफ द करंट इन प्राइमरी इज 4 एम्पियर, है ना, प्राइमरी में करंट कितने एम्पियर है 4 एम्पियर का करंट प्राइमरी में है, तो सेकेंडरी कॉइल में करंट क्या कर रहे हैं पूछ रहे हैं। तुरंत आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। किसका फॉर्मूला प्यारे बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का। क्या होता है N2 अपान N1 इज इक्वल टू, याद रखिएगा I1 अपान I2 होता है, I2 अपान I1 नहीं होता, उल्टा हो जाता है। तो N2 आप लिख दो 280, N1 को लिख दो 140 और I1 को रख दो 4 एम्पियर, और I2 क्या करना है फाइंड करना है। इससे ये देखो कट करके कितना आ गया 2 आ गया, 2 से ये कट के 4:2, तो I2 इज इक्वल टू जो सेकेंडरी करंट है वो कितने एम्पियर है 2 एम्पियर का करंट। देखो यहाँ से पता चल गया, ये ऑप्शन सही है। तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर याद रहना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला है ना। N2 अपान N1 इज इक्वल टू V2 अपान V1 इज इक्वल टू I1 अपान I2। ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन जेई हो नीट हो अक्सर एग्जाम में प्यारे बच्चों आते रहते हैं, लेकिन ये तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। 17 क्वेश्चन में LR सर्किट है, इंडक्टेंस है ना, रेजिस्टेंस है, और कह रहा है कि t इक्वल टू 0 पे जब करंट को ऑन कर रहा है I1 I2 बताना है। I1 इज द करंट t इक्वल टू 0, I2 इज द करंट t इक्वल टू इनफिनाइट। यानी इसमें जब स्विच ऑन कर रहे हैं तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है I1 फ्लो हो रहा है। और आफ्टर लॉन्ग टाइम आप स्विच ऑन, देखो t इक्वल टू 0 पर करंट I1 बताना है और t इक्वल टू इनफिनाइट पे करंट I2 बताना है, फिर दोनों का रेशियो बताना है। तो LR सर्किट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, चूंकि इंडक्टिव कॉइल लगा है तो इंडक्टिव कॉइल जैसे ही करंट फ्लो होगा उसको अपोज कर देगा, इसलिए शुरू में क्या करेगा ये ओपन सर्किट जैसे बिहेव करेगा, शुरू में इधर करंट ही नहीं जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पे प्यारे बच्चे जो करंट आएगा t इक्वल टू 0 पर I1 है ना, I1 इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में इधर करंट नहीं जाएगा क्योंकि इंडक्टेंस लगा है, और इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वह t इक्वल टू 0 पर जैसे ही करंट इसमें फ्लो होने का प्रयास करता है उसका अपोज करता है। इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी अपोजिंग प्रॉपर्टी है, लेंज लॉ को फॉलो करता है, जिस थाली में खाता है उसे में छेद करता है। तो करंट निकाल लो, देख लो 10 अपान, देखो 10 अपान 6 प्लस 4 10 इज इक्वल टू 1 एम्पियर का करंट ये I1 आ गया। अब t टेंस टू इन्फिनिटी पर जो करंट हम लोग को देखना है, t टेंस टू इन्फिनिटी पे जो करंट देखेंगे तो वो करंट है प्यारे बच्चों I2। तो इन्फिनिटी पे क्या होगा, अब इधर भी पूरा करंट जाना शुरू हो जाएगा, करंट इधर भी जाने लगेगा अब। और जब करंट इधर भी जाने लगेगा तो ये ऐसे शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव करेगा, और उसके बाद से करंट ऐसे जा करके इधर भी आएगा और इधर भी आएगा t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, 4 4 मिलके 2 हो जाएगा, 4 और 4 मिलके 2, तो 2 और 6 और 2 मिलके 8, तो आ जाएगा 10 अपान 8। ओके, अब I1 अपान क्या पूछ रहा है I2,
तो I1 का वैल्यू आया है 1 एम्पियर और इसका वैल्यू आया है 10/8। 8 चला गया न्यूमरेटर में, तो 8/10 इज इक्वल टू 0.8 का क्या आ गया, रेशियो आ गया। यहाँ देखो 0.8 का रेशियो दिया है। तो LR सर्किट प्यारे बच्चों देखने में टफ होता है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया LR सर्किट का, तो ग्रोथ एंड डीके वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। 18 क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द फिगर, ये भी देखो LR सर्किट है, 3 ओम, R1 3 ओम है, R2 6 ओम है और R3 कहाँ है, ये है, R3 9 ओम है, EMF 18 वोल्ट है। फाइंड द करंट थ्रू R1 में करंट बताना है जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। इसमें स्विच बनाया नहीं है, यहीं पे कहीं स्विच बना होना चाहिए। तो जैसे ही स्विच को हम लोग क्लोज करेंगे यानी ऑन करेंगे तो इसमें करंट पूछ रहा है। तो अभी सीखे कि T=0 पे स्विच ऑन करते ही T=0 पे जो इंडक्टिव कॉइल होता है उसमें करंट फ्लो नहीं होता क्योंकि वह अपोज करता है उसका। तो ऐसे में T=0 पे जब स्विच ऑन करेंगे तो करंट इधर नहीं आएगा। करंट जब इधर नहीं आएगा तो इंडक्टेंस लगा है तो ये ओपन सर्किट जैसे बिहेव करेगा। और देखो प्यारे बच्चों, करंट इसमें भी नहीं जाएगा, लेकिन इसके थ्रू कैपेसिटर T=0 पे शॉर्ट सर्किट से बिहेव करता है ना, T=0 पे। तो करंट देखो इधर आ जाएगा और करंट इधर भी आएगा, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। ऐसे में करंट जो आएगा वो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये रेजिस्टेंस पैरेलल हो जाएंगे। हमको करंट R1 में बताना है, I1 बताना है। तो I1 निकालने के लिए I1 इज इक्वल टू देखो 18 वोल्ट, भाई ये पूरा 18 वोल्ट इसको मिल रहा है। तो 18 वोल्ट में R1 से क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, तो आ गया 18/R1 का वैल्यू कितना दिया है, हाँ 3। इसका तो देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया, 6 एम्पियर, ये आंसर आ गया 6 एम्पियर। ठीक है, 18 वोल्ट ये पूरा मिल गया और I=18/3=6 एम्पियर करंट आ गया। LR सर्किट आसान होते हैं। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, स्टेटमेंट 1, बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सोलेनॉइड इज कनेक्टेड टू AC सोर्स, सॉफ्ट आयरन कोर इज इंट्रोड्यूस्ड। तो भाई AC सर्किट का ये क्वेश्चन है। जैसे यहां पर एक बल्ब है ना, ये एक बल्ब है और इसके सीरीज में इंडक्टिव कॉइल लगा है और सप्लाई है AC। ओके, AC सप्लाई है, ये इंडक्टेंस है। अब कह रहा है इफ ए सॉफ्ट आयरन कोर इज इंट्रोड्यूस इन द सोलेनॉइड, इसके अंदर ला करके एक सॉफ्ट आयरन को कोर रख दिया जाए। ओके है ना, इसी के अंदर एक सॉफ्ट आयरन का कोर रखने से सोलेनॉइड का इंडक्टेंस इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन की जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है ना, उसके इंडक्टेंस में मल्टीप्लाई हो जाता है, जिससे इंडक्टेंस बढ़ जाता है। तो कह रहा है द बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। अब देखो यहाँ मामला गड़बड़ हो गया भाई, जब आप आयरन कोर रख रहे हो तो इंडक्टेंस बढ़ रहा है, अपोजिंग प्रॉपर्टी बढ़ रही है। अपोजिंग प्रॉपर्टी बढ़ने से करंट कम हो रहा है। जब करंट बल्ब को कम मिलेगा तो उसका ब्राइटनेस कम होगा। यहाँ क्या कह रहा है कि ब्राइटनेस इंक्रीज कर रहा है, गलत बोल रहा है ये। इसलिए जो स्टेटमेंट है ये वाला, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। ऑन इंट्रोड्यूसिंग सॉफ्ट आयरन द कोर इन द सोलेनॉइड द इंडक्टेंस इंक्रीज। देखो अभी जो हमने समझाया वो लिखा है कि नहीं, आयरन कोर इंट्रोड्यूस करने से इंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। इंडक्टेंस बढ़ जाता है, वही तो बात लिख रहा है, इसलिए ये सही है। इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो सी ऑप्शन देखो, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, है ना। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला क्या है, सही है। स्पष्ट जो हमने समझाया वही देखो इस स्टेटमेंट में लिखा है। ओके, तो मान लो क्वेश्चन पूछे कि आयरन रॉड इसमें ला कर रख दें तो बल्ब का ब्राइटनेस से क्या फर्क पड़ेगा, तो आप बोलोगे बल्ब के ब्राइटनेस घट जाएगा। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन, in the circuit shown in the figure, neglecting source resistance, the voltmeter ammeter reading। तो आप देखो XL का वैल्यू 25 ओम है, XC 25 ओम है, यानी XL किसके बराबर है प्यारे बच्चों, XC है ना। XL XC के बराबर है, रेजोनेंस का कंडीशन है। जब XL XC के बराबर होता है तो क्या होता है, रेजोनेंस होता है। ओके, और ऐसे में यहाँ का जो रीडिंग होगा, अच्छा XL XC के पता हो तो ये जो वोल्टमीटर की, ये वाली वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगा, इन दोनों का डिफरेंस होता है। देखो XL माइनस XC, तो 25 माइनस 25 मिलके वोल्टमीटर की रीडिंग कितना आएगा, 0 आएगा। वोल्टमीटर की रीडिंग देखो यहाँ भी 0 दिया है और यहाँ भी 0 दिया है। अब करंट पूछ रहे हैं, तो जब आप करंट निकालोगे
करंट यानी एमीटर की रीडिंग जब देखोगे तो ये तो टोटल 0 हो गया, क्योंकि बराबर है एक्सएल माइनस एक्सयू के 0 हो गया, तो हो गया 340 वोल्टेज और रेजिस्टेंस हो गया 30, ये कट गया, बराबर कितने एम्पियर आ गया, 8 एम्पियर आ गया। तो देखो 0 और 8, ये आंसर मिल गया। एकदम एसी सर्किट इजी टॉपिक है बेटा, बहुत आसानी से इसको आप तैयार कर सकते हो। ये क्वेश्चन क्या है, 21 द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इन द फिगर इज 1/√2। सर्किट का पावर फैक्टर जो cos फाई दिया है ना, पावर फैक्टर कितना दिया है, 1/√2 दिया है। द कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट पूछ रहा है, सी का वैल्यू देखो पूछ रहा है, तो पावर फैक्टर होता क्या है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू R/Z, सर्किट के छोटे बाबा अपान बड़े बाबा, रेजिस्टेंस अपान इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस पता है, इम्पीडेंस निकाल लो, पावर फैक्टर का फॉर्मूला लगा दो। R का वैल्यू 10 ओम है, देखो R इज इक्वल टू 10 है, L का वैल्यू 0.1 हेनरी है, और C क्या करना है, फाइंड करना है, और यहाँ देखो 2 sin 100t ये सब दिया है, यानी ये ओमेगा है प्यारा बच्चों, ओमेगा का वैल्यू 100 है। चलो लगा दो फॉर्मूला, cos फाई इज इक्वल टू R/Z, R/Z का वैल्यू LCR सर्किट में क्या होता है, R² प्लस एक्सेल डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। अब इसमें पता नहीं कौन कम है कौन ज्यादा है, तो डिफरेंस है स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पावर फैक्टर 1/√2 दिया है, रख दो, इज इक्वल टू R/√R² प्लस एक्सेल डिफरेंस XC होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर पहले कर लो, तो स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा R², ये वाला रूट हट जाएगा, और ये आ जाएगा R² प्लस एक्सेल डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देखो 2R² आ गया, 2R² इज इक्वल टू R² प्लस एक्सेल डिफरेंस XC का होल स्क्वायर, ये इधर आके R² हो गया, इज इक्वल टू, चलो XL माइनस XC का होल स्क्वायर, रूट ले लो, देखो R इज इक्वल टू एक्सेल डिफरेंस XC आ गया। अब XL इज ओमेगा L, डिफरेंस XC इज 1/ωc। अब चलो वैल्यू रख दो, R का वैल्यू 10 ओम दिया है, आओ देखो R का वैल्यू 10 रख देना है, L का वैल्यू 0.1 रख देना है, C फाइंड करना है, और ओमेगा का वैल्यू 100 रख देना है। ओके, तो R का वैल्यू 10 रख दो, ओमेगा का वैल्यू 100 रख दो, L का वैल्यू 0.1 रख दो, डिफरेंस 1/100 इंटू C रख लो। अब देखो ये आ गया 10 इज इक्वल टू 10 डिफरेंस 1/100C। ओके, अब एक बात देखो, अब 10 से 10 काटना नहीं है, डिफरेंस है, मतलब अगर 10 से 10 काट दिए तब तो C का वैल्यू 0 आ गया, तो देखो ऐसे लिख लो, ये तो खास बात है, देखो डिफरेंस है ना, तो ये इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा है, तो 1/100C माइनस 10 लिख दो, अब नहीं कटेगा, तो देखो आ गया 20 इज इक्वल टू 1/100C, तो C का वैल्यू आ गया कितना, 2000 कितना, आंसर किस में दे रहा है, फैरेड में कि माइक्रो फैरेड में। C का वैल्यू 500, 200, 500, 300 इतना दे रहा है। C का वैल्यू फाइंड करना है, सब हिंदी में दिया था, ओम में दिया था, cos फाई इज इक्वल टू R/Z, ठीक है, देखते हैं कहाँ पर आया, तो 2R² एक्सेल माइनस XC होल स्क्वायर इतना आ गया, R = एक्सेल डिफरेंस XC आ गया, R = ओमेगा L, ठीक, माइनस 1/ωc, 100 रख दिया, 0.1 रख दिया, 10 आ गया, 1/100C, तो यहाँ से 10 इज इक्वल टू 10 माइनस 1/100C, 10 इज इक्वल टू, इसको इधर कर लो क्योंकि डिफरेंस है, 10 और 10 इधर आके 20 आ गया, तो अब C का वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे, हाँ C का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ मिस्टेक हुआ है, C का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ओके, लाओ इसको कैंसिल करते हैं, ये नीचे आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आया, 20 इज इक्वल टू 1/100C, तो C इज इक्वल टू 1/2000 फैरेड। ओके,
तो 1/2 का वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों 0.5 इंटू 10⁻³ फैरेड, 5 इंटू 10⁻⁴ फैरेड। इसको लिख सकते हैं 500 इंटू 10⁻⁶ फैरेड इक्वल टू 500 माइक्रो फैरेड। सी का वैल्यू कितना आ गया 500 माइक्रो फैरेड। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन रहने चाहिए लेंदी क्वेश्चन जिसमें जबरदस्त कैलकुलेशन हो। 22 नंबर क्वेश्चन भी एसी सर्किट का ही क्वेश्चन है। एक्ससी दिया है, देखो 30 ओम कैपेसिटर का, या R1 44 ओम दिया है। यहाँ देखो बेटा क्वाइल का एक्सेल क्वाइल के जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो तो 90 दिया है, लेकिन इसका अपना रेजिस्टेंस भी दिया है, यानी प्योर इंडक्टेंस ये नहीं है। तो कह रहा है ना कि 44 ओम ये R1 है और ये जो इंडक्टेंस क्वाइल का रेजिस्टेंस 36 ओम है, तो पावर डेसिपेटेड इन द क्वाइल पूछ रहा है। अगर इस क्वाइल का अपना रेजिस्टेंस ये वाला वैल्यू नहीं दिया होता तो इंडक्टेंस में बेटा पावर कंजप्शन 0 होता है हमेशा, लेकिन रेजिस्टेंस दिया है। तो पहले तुम क्या करो, सर्किट में बेटा करंट फाइंड कर लो। सर्किट में करंट I = V/Z। ओके, तो V का वैल्यू देखो 200 वोल्ट दिया है, 200, और Z का वैल्यू अगर रखना है तो Z का वैल्यू हो जाएगा √R²। तो R का वैल्यू देखो ना 36 और 44, 80 है टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस। तो देखो R² × 80² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर 90 - 30, XL ज़्यादा है 90 - 30 पे आ गया 60 का होल स्क्वायर पे आ गया 200/√80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 200, और ये आ गया प्यारा बच्चों 100। 2 एम्पियर का देखो करंट आ गया। ओके, अब पूछ रहा है कि इसमें इंडक्टेंस में कितना पावर कंजप्शन होगा। तो इसके वजह से कोई पावर कंजप्शन नहीं होगा इंडक्टेंस वाली, इसका जो रेजिस्टेंस है इसके वजह से पावर कंजप्शन होगा। तो पावर कंजप्शन रेजिस्टेंस में I² से निकालते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो गया प्यारे बच्चों 4, और ये हो गया 36 बराबर 144 वाट। देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया। कई बच्चे इसको नहीं सॉल्व कर पाए होंगे टेस्ट में सोल्यूशन इसका देख लो, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पेन रुक जाता है आपका एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस के। ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन है 23, आपस में मैचिंग करना है। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन कोड्स। करंट दिया है, RMS वैल्यू दिया है। तो यहाँ देखो करंट का वैल्यू है x0 sin ωt, तो इसका RMS वैल्यू जब निकालोगे तो IRMS = पीक करंट अपॉन √2। तो पीक करंट x0 है, तो देखो x0 अपॉन √2 इसका RMS आ गया। तो इसका जो RMS होगा x0 अपॉन √2, यानी इसकी A की मैचिंग Q से होगी। देखो A की मैचिंग P से है, यही है, देखो Q से, सीधे आंसर मिल गया। मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत आसान होता है एग्जाम में, 1-2 से ही मैचिंग हो जाता है। यहाँ देखो x0 sin ωt cos ωt, तो इसका जब आप पहले पीक वैल्यू फाइंड करोगे तो x0 इसका पीक वैल्यू नहीं है। इसका प्यारे बच्चों पीक वैल्यू फाइंड करोगे ना तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। ये दिया है करंट I = x0 sin ωt cos ωt, ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो देखो x0 अपॉन 2 आ गया, और यहाँ 2 sin ωt cos ωt आ गया। ओके, तो I = x0/2, और ये देखो 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला आ गया, ये आ गया sin 2 थीटा यानी sin 2 ωt। तो ये देखो यहाँ का x0/2 पीक वैल्यू है, इसलिए इसका जो RMS वैल्यू आएगा पीक वैल्यू x0/2 में √2 से डिवाइड कर दो। तो अब आ रहा समझ में, इसकी मैचिंग किससे हो रही है बताओ। इसका RMS वैल्यू आएगा x0/2 √2 आएगा। देखो B की मैचिंग R से है, देखो आंसर मिल रहा है। देखो A की मैचिंग Q से, B की मैचिंग R से। अब यहाँ पर देख लो C की, तो C में ये दो ऐसे 2 वेव का कंपोजिशन है, देख लो 2 करंट का कंपोजिशन है, x0 sin ωt x0 cos ωt।
तो यहाँ के जब आप पीक वैल्यू फाइंड करोगे प्यारे बच्चों, आई नॉट पीक वैल्यू, तो आएगा रूट ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर बराबर एक्स नॉट रूट 2 आ जाएगा। और रूट 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो इसका जो आरएमएस वैल्यू आएगा पीक करंट एक्स नॉट रूट 2 अपॉन रूट 2 बराबर इसका पीक आरएमएस वैल्यू एक्स नॉट आ गया। और इसकी मैचिंग सी की मैचिंग देखो किससे है, पी से है, यहाँ देखो दिया है, तो इस तरह से बी ऑप्शन मिल गया। तो एग्जाम में मैचिंग वाले 1-2 क्वेश्चन आते हैं, उसको एग्जाम में छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है ना कि 2 का भी अगर मैचिंग हो गया तो आंसर तुरंत मिल जाता है। यहाँ तो पहले से ही आंसर मिल गया, देख लो, ए की मैचिंग क्यू से है, आंसर मिल गया, कहीं है ही नहीं है। हाँ, नन ऑफ दीज हो सकता था, इसलिए और आगे सॉल्व करना पड़ा। ट्वेंटी 24 नंबर क्वेश्चन, अगर आरएमएस वैल्यू देखो वाटलेस करंट नहीं पता है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए वाटलेस करंट का वैल्यू पता होना चाहिए। देखो वाटलेस करंट, आई वाटलेस जो करंट होता है ये होता है प्यारे बच्चों आरएमएस करंट इनटू साइन फाई, है ना। ये इसके वजह से पावर कंजप्शन नहीं होता। देखो पावर कंजप्शन जहां भी होगा वहां कॉस फाई आएगा। वाटलेस है मतलब यहाँ करंट की वजह से कोई पावर कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो वाटलेस करंट का फॉर्मूला आईआरएमएस साइन फाई है। अगर ये आपको याद है तो इसका आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वाटलेस करंट का वैल्यू √3 एम्पियर दिए हैं और आरएमएस का वैल्यू 2 एम्पियर दे दिए हैं। पावर फैक्टर पूछ रहे हैं, चलो साइन फाई रख दो। तो यहाँ से साइन फाई इज इक्वल टू आ गया √3/2 और √3/2 का मतलब कितने डिग्री, 60 डिग्री। इस तरह से जो पावर फैक्टर है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री का पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर पूछ रहा है, चलो भाई, तो पावर फैक्टर आ गया cos फाई, तो पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल टू cos 60 और cos 60 का वैल्यू कितना आएगा 1/2। ये हो गया, देख लो 1/2। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन सर्किट। अच्छा, सर्किट का नेट ईएमएफ पूछ रहा है। तो नेट ईएमएफ इन देखो तीनों का वोल्टेज दे दिया है, यहाँ देखो वीसी वीएल वीआर तीनों का सम ना कर देना, ऐसी सर्किट में तीनों का सम नहीं होता है, पूरे सर्किट का टोटल ईएमएफ पूछ रहे हैं। तो टोटल ईएमएफ होगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस, सॉरी वोल्टेज पूछ रहा है ना, वोल्टेज पूछ रहा है, एक सेकेंड। तो नेट वोल्टेज इज इक्वल टू रूट ओवर वी आर का स्क्वायर प्लस कौन ज्यादा है, हाँ वीसी ज्यादा है, तो यहाँ हो जाएगा वीसी माइनस वीएल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वी आर स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर प्लस वीसी 100 माइनस वीएल 40 का स्क्वायर, ये आ गया 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो ये आ गया 100 का स्क्वायर इक्वल टू कितने वोल्ट, नेट वोल्टेज 100 वोल्ट है। देख लो, कभी भी ऐसी सर्किट में तीनों वोल्टेज दिया हो तो डायरेक्ट सम करके आंसर नहीं लिखना है, डायरेक्ट सम कर दोगे तो देख लो, है ना, 180 और प्लस 40 मिलकर 220, ये ऑप्शन दिया है पहला गलत हो जाएगा ना। ये फॉर्मूला होता है निकालने का टोटल वोल्टेज एसी सर्किट में। फेजर डायग्राम से इसके सारे फॉर्मूले बनते हैं, फेजर डायग्राम से। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन में सारे इक्वेशन देखो, करंट के इक्वेशन दिए हैं, ईएमएफ के इक्वेशन दिए हैं, एवरेज पावर कंजप्शन पूछ रहे हैं। तो एवरेज पावर कंजप्शन में क्या होता है, हाफ V नॉट I नॉट cos फाई। ओके, तो V नॉट का वैल्यू E नॉट है, वो E नॉट I नॉट अपॉन 2, और cos फाई के लिए देखो आप इसका कंपैरिजन करो तो फेज एंगल फाई दिया है, तो यहाँ cos फाई हो गया, बस आ गया पावर कंजप्शन, एवरेज पावर कंजप्शन मिल गई आंसर। पावर कंजप्शन के दो फॉर्मूले होते हैं, हाफ V नॉट I नॉट cos फाई एंड VRMS IRMS cos फाई। पीक वैल्यू दिया है तो पीक वैल्यू से सॉल्व कर लो, आरएमएस वैल्यू दिया है तो आरएमएस वैल्यू से सॉल्व कर लो।
27 नंबर क्वेश्चन। अब बहुत अच्छा देखो, गैलोमीटर का क्वेश्चन है। आरजी गैलोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम दिया है, रिक्वायर्स 2 माइक्रो एम्पियर पर 2 डिवीजन डिफ्लेक्शन। द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू ऑर्डर टू कन्वर्ट गैलोमीटर इन ए मीटर। 5 एम्पियर रेंज का मीटर बनाना है और टोटल जो इस पे डिविजन्स बने हैं, है ना, गैलोमीटर में जो डिविजन्स बने हुए हैं टोटल 30 डिवीजन। यहाँ पे इंडिकेटर लगा रहता है ना, यहाँ पर इंडिकेटर जो आगे बढ़ता है, तो इस पे 0 से लेके कह रहा है कि 30 डिवीजन हैं। तो हम लोग को आईजी की आवश्यकता होता है। आईजी के देखो ना, 2 डिवीजन के लिए 2 माइक्रो एम्पियर पर 2 डिवीजन के लिए करंट चाहिए। तो 1 डिवीजन के लिए कितना करंट चाहिए? 1 माइक्रो एम्पियर करंट चाहिए। तो 30 डिवीजन के लिए कितना चाहिए? तो जो गैलोमीटर करंट होता है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है। तो आईजी बराबर हो जाएगा 1 माइक्रो एम्पियर इंटू 30 बराबर 30 माइक्रो एम्पियर का आईजी आ गया। आरजी 50 दिए हैं, शंट रेजिस्टेंस चाहिए, टोटल 5 एम्पियर का करंट फ्लो कराना है। तो अब शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो बेटा। कितना अच्छा शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, आर एस इज इक्वल टू आर जी अपान आई जी माइनस 1। आर जी का स्थान पे 50 लिख दो। कितना करंट मेजरमेंट कराना है? 5 एम्पियर, तो यहाँ 5 लिख दो। और आई जी का वैल्यू ये रख दो 30 माइक्रो एम्पियर, है ना, 30 इंटू 10 पावर -6 -1। इसको सॉल्व कर लो तो 50 और ये कट गया, 6 आ गया, 10 पावर -6 यहाँ, 10 पावर +6 यहाँ आ गया, अपान 6 -1, तो आ गया 50 अपान 10 पावर 6 अब -6 और 6 चला गया फिर न्यूमरेटर में, तो आ गया 50 इंटू 6। अब 10 पावर 6 में 6 माइनस करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, तो 10 पावर 6 ही रहने दो। ये आ गया 300, 50 इंटू 6 300 इंटू 10 पावर -6, तो आ गया 3 इंटू 10 पावर -4 शंट रेजिस्टेंस। अच्छा आंसर देखो कहाँ तक दिया है। हाँ ठीक तो है, आंसर तो आ गया। शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू देखो कितना कम है, शंट रेजिस्टेंस तो कम होता ही है, 3 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर। शंट रेजिस्टेंस मिनिमम रेजिस्टेंस होता है और मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है। शंट रेजिस्टेंस गैलोमीटर के हमेशा पैरेलल में लगता है, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस गैलोमीटर के हमेशा सीरीज में लगता है। With help of shunt resistance we can convert galvanometer in ammeter. With help of multiplier resistance we can convert galvanometer in voltmeter. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाता है प्यारे बच्चों। ये भी इसी पे क्वेश्चन है, देख लो 28। The range of a galvanometer of resistance 171 ohm become 20 times when is use shunt of x ohm, then find x. Range of galvanometer of resistance इतना 171 ohm becomes 20 times when used is shunt of x ohm। देखो आर एस फाइंड करना है, आर जी 171 ओम है, ओके, और रेंज को 20 टाइम्स बढ़ा देना, यानी जो गैलोमीटर करंट पहले फ्लो होता था 20 गुना रेंज बढ़ाना है, तो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है ना, और शंट रेजिस्टेंस जो है वो एक्स है। तो शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर जी अपान आई जी -1। शंट रेजिस्टेंस का स्थान पे x लिख दो, आर जी का स्थान पे 171 रख दो, ओके, अपान आई के स्थान पे लिख दो 20 स्मॉल आई जो पहले करंट था, आई जी का स्थान पे आई रख दो -1। देखो ये कट गया तो 171 अपान 19 आ गया, ओके। अब 19 से इसको कट कर दो तो 9 बार जाएगा ये, तो इस तरह से 9 ओम आ गया। शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू x बराबर कितने ओम आ गया प्यारे बच्चों? 9 ओम। देख लो फॉर्मूला याद है तो इसके क्वेश्चन आप कर लोगे। तो 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है?
ये एक लूप दिया है और यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है बी इनवर्ड, और इज प्रेजेंट इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, द रेडियस वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। देखो रेडियस इस टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो भाई जब रेडियस टाइम के साथ बढ़ रहा है ना, देखो बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेंगे, फ्लक्स बढ़ेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या लगाओगे, माइनस एन में 1 टर्म है, लगा दो डी फाई बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी, फाई का वैल्यू हो जाएगा बी इंटू ए कास जीरो का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर तो परपेंडिकुलर है ना, तो एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है 0 डिग्री होगा। तो माइनस बी को बाहर कर लो डी बाई डी टी, और एरिया को लिख दो पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहां से देखो माइनस बी पाई भी बाहर आ गया, और इसका डिफरेंशिएशन करो तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r इंटू डी आर बाई डी टी, सॉरी आर का वैल्यू रखो, यहाँ पर एरिया आपको सर्कुलर एरिया पाई आर स्क्वायर रखना है, आर का वैल्यू आर नॉट प्लस टी है, तो यहाँ पर अब आप आर का वैल्यू रखो। ओके, चलो यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, नेक्स्ट पेज से सॉल्व करते हैं। इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, एन इज 1 टर्म, डी बाई डी टी, फाई को लिख दो बी इंटू ए कॉस 0, बी को बाहर लिख दो, यहाँ आ गया डी बाई डी टी, एरिया को लिख दो प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर, पाई बाहर आ गया, डी बाई डी टी, और रेडियस का वैल्यू रख दो आर नॉट प्लस टी, ये फंक्शन दिया है, देखो आर नॉट प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस बी पाई, इसका डिफरेंशिएशन कर लो तो 2 बाहर आ गया, और आर नॉट प्लस टी पावर 2 माइनस 1, तो ये डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसका डिफरेंशिएशन में 2 में से 1 माइनस कर दोगे, ये 2 बाहर आ गया, तो इस तरह से इंड्यूस ईएमएफ आ गया -2 पाई इंटू बी, साथ में आर नॉट प्लस टी। तो देखो इसमें देखिए, देखो यहाँ दिया है 2 पाई आर नॉट प्लस टी इंटू बी। अब ये ऑप्शन देखो तुम्हारा गलत है, ओके, ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन गलत है, इन्हीं दोनों में सही है, ये दोनों वैल्यू सही है, बस ये है कि इसमें क्लॉकवाइज दिया, एंटी क्लॉकवाइज दिया। तो देखो ईएमएफ का कोई डायरेक्शन नहीं होता, करंट का डायरेक्शन बताना है, तो एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, फ्लक्स कांस्टेंट, फील्ड कांस्टेंट है, तो एरिया जब बढ़ेगा तो ये जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इसको कट कर रहे हैं, है ना, उनमें इंक्रीमेंट होने लगेगा, ज्यादा एरिया में कट करने लगेगा, तो लेंज लॉ लग जाएगा। लेंज लॉ क्या करेगा भाई, जो इसको जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहे हैं इनवर्ड डायरेक्शन में, उसका अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा, डॉट प्रोड्यूस करा के, और डॉट कैसे प्रोड्यूस होता है किसी भी करंट करिंग लूप में, एंटी क्लॉक करंट इंड्यूस कराने से, इसलिए देख लो एंटी क्लॉक करंट इंड्यूस करा करके ये जो बढ़ रहा है इसका फ्लक्स, उसका अपोज करेगा, लेंज लॉ को फॉलो करेगा, इसलिए एंटी क्लॉक करंट इसमें इंड्यूस होगा। सी ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन गलत होगा। समझ में आया कि नहीं बेटा? बेटा लेंज लॉ का कहानी, लेंज लॉ है क्या, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। 30 नंबर क्वेश्चन, 72 ohm galvanometer is shunted by a resistance of 8 ohm. The percentage of the total current which passes through the galvanometer, है ना, 72 ohm galvanometer रेजिस्टेंस RG का वैल्यू दिया है 72 ohm, shunted by a resistance 8 ohm, RS 8 ohm है, ओके। The percentage of the total current which passes through the galvanometer, तो लगा दो शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर जी अपान, देखो आई अपान आई जी माइनस 1, ओके। अब शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू रख दो 72 ओम इज इक्वल टू आर जी का वैल्यू रख दो 8 ओम, आई अपान आई जी यहाँ से डायरेक्ट निकाल लो -1, 8 से कट के 9 आ गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो,
तो यहाँ से आ गया बेटा आई अपान आई जी, देखो आई अपान आई जी माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपान 9, हाँ ठीक है 1 अपान 9 तो आएगा। तो यहाँ से देखो आई अपान आई जी इज इक्वल टू 1 अपान 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 अपान 9 आ गया। अब ये कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ द टोटल करंट विच पासेस थ्रू द गैलोमीटर, जो टोटल करंट है वह जो गैलोमीटर से पास हो रहा है वो कितना परसेंट है ना। तो यहां से आप अगर निकाल के देखो तो आई अपान आई जी का वैल्यू यहां से निकल आया, -1 हमने कर दिया, ये 9 आ गया, आई अपान आई जी -1 आ गया, इसको उधर लाया तो हाँ ठीक, आई अपान आई जी -1 इक्वल टू 9 इधर आ गया। 72 ओम दिए हैं, आरजी का वैल्यू 8 ओम दिए हैं, सब सही चल रहा है, एकदम सही चल रहा है। लेकिन हम लोग को परसेंटेज निकालना है कि द परसेंटेज ऑफ द टोटल करंट विच पासेस थ्रू द गैलोमीटर, यानी आईजी कितना है, गैलोमीटर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो टोटल करंट का कितना परसेंट है। ओके, तो यहां से देखो आओ अलग से सॉल्व करते हैं। आई अपान आई जी इज इक्वल टू आई अपान आई जी इज इक्वल टू 10 अपान 9, 10 अपान 9 तो आ गया आई जी अपान आई इज इक्वल टू 9 अपान 10। अब कितना करंट फ्लो हो रहा है आई टोटल का, तो यहां से 1 दोनों तरफ माइनस कर लो, दोनों तरफ 1 माइनस कर लो तभी तो आएगा, देख लो। तो यहां भी 1 माइनस कर लो तो यह आ गया आई माइनस आई जी अपान आई इज इक्वल टू 10 माइनस 9 अपान 10। तो जो गैलोमीटर करंट का जो चेंजिंग है, देखो चेंजिंग इन गैलोमीटर करंट, गैलोमीटर करंट में चेंजिंग डेल्टा आई जी अपान आई, परसेंटेज निकालना है तो डेल्टा 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो आ गया 1 अपान 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 10%। जो गैलोमीटर करंट है टोटल करंट का गैलोमीटर में 10% करंट जा रहा है, कितने परसेंट बेटा 10%। ओके, तो इस तरह से देखा जाए तो आज के वीडियो में आप लोग जो 17th टेस्ट था है ना, 17 नंबर का 17 नंबर का जो टेस्ट था, टेस्ट नंबर 17, उसका ये सेकंड पार्ट है जिसमें कि पहले पार्ट में 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, आज भी 15 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपके हो गए। अब कल एक और वीडियो अपलोड हो जाएगा जिसमें कि 45 क्वेश्चन आपके पूरे सॉल्व हो जाएंगे। जो इसमें गलत हुए होंगे वो आपका एनालिसिस भी कर लेना है, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन इसमें है, पूरा मैग्नेटिज्म है, एसी सर्किट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, शंट मल्टीप्लायर ट्रांसफार्मर सब हैं, और जेई हो चाहे नीट हो है ना, पूरे मैग्नेटिज्म मिला करके ये 5 जो क्वेश्चन हैं टॉपिक हैं, 7-8 क्वेश्चन आपको श्योर एग्जाम मिलेंगे, इजी सेक्टर माने जाते हैं। खूब क्वेश्चन सॉल्व करके इसको तैयार कर लेना चाहिए प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 15 क्वेश्चन और बाकी है, सॉल्व करते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट।